बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ स्पर्श भाग 2 का पद्य खंड का 5वां पाठ, पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ पाठ है। सुमित्रानंदन पंत पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय अंचल में जन्म लिए थे। अल्मोड़ा उनका जन्म स्थान था। तो जब वो कविता लिखते हैं तो कविता में पहाड़ी क्षेत्रों की चीज़ों को जो उन्होंने आंखों से देखा था, उसका बिल्कुल स्वाभाविक रूप जो है वहाँ देखने को मिलता है। जो उन्होंने अनुभव किया था वो सारी चीज़ें कविता के अंश में जुड़ जाती हैं। तो पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है, उस कविता में पंत जी ने पर्वत प्रदेश की वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कि पर्वतीय प्रदेश में जो वर्षा होती है उसका एकदम जीवंत चित्रण, सजीव चित्रण कहना चाहिए। विभिन्न चीज़ों का मानवीकरण करके उन्होंने यहाँ कविता में दिखाया है कि प्रकृति, पर्वतीय प्रदेश जो है वर्षा ऋतु में अपना क्षण क्षण रूप बदलता रहता है और उसका प्रभाव कैसा देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें कविता के अंश में बताई गई हैं। तो मैं कविता के अंश को पढ़कर उसका भावार्थ, सरलार्थ, शब्दार्थ सब आपको बताती हूँ। तो कविता इस प्रकार है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहर्ष दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब यहाँ मैं बता दूँ आपको कि कवि कहते हैं पावस ऋतु थी, वर्षा की ऋतु थी, और स्थान कौन सा था? पर्वत प्रदेश, स्थान था पर्वत प्रदेश। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी पर्वत प्रदेश पर वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं इस वर्षा ऋतु में प्रकृति हर क्षण अपना जो स्वरूप है वो बदल रही है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, शब्दों का कितना सुंदर सा समन्वय किया है इन्होंने कि उस सुंदरता का स्वरूप यहाँ पढ़ने पर जबान में वो लचक आ जाती है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश कि अनुप्रास की जो छटा देखने को मिलती है उससे लगता है कि जैसे अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहे हों, कि प्रत्येक पल प्रकृति अपना वेशभूषा बदल रही हो। हर क्षण वर्षा ऋतु में प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है। वही यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की है। तो पर्वतों का सौंदर्य वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार यानी करधनी के आकार का। करधनी के आकार का कैसे था? गोल, बिल्कुल ऐसे करके गोल आकार लेकर के उन्होंने बताया कि करधनी के आकार का जो ये पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो कैसी लग रही हैं? जैसे अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, जैसे अपनी सैकड़ों फूलों के समान, सैकड़ों हजारों आँखों को फैला फैला कर, सहस्त्रों हजारों
हजारों हजारों आँखों को, फूल रूपी आँखों को फैला करके क्या देख रहे हैं? अवलोक रहा है बार बार। अवलोक रहा मतलब देख रहा है। कैसे? बार बार देख रहा है। कहाँ? नीचे जल में निज महाकार। जो पर्वत के ठीक नीचे जो विशाल सरोवर है, तालाब है, उसमें पर्वत की परछाई पड़ रही है। और पर्वत की परछाई का प्रभाव है कि जब उसमें परछाई पड़ रही है तो कवि को कैसा लग रहा है? कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो करधनी के आकार की पर्वत श्रृंखला है, वो श्रृंखला अपनी फूलों, जो फूलों के समान हजारों हजारों आँखें, पर्वतीय क्षेत्रों पर फूल, पौधे, पेड़ सभी कुछ होते हैं पहाड़ों पर, तो उन्होंने उसी को माना है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों पे फूल पहाड़ों पर उगे हैं वो उनकी हजारों हजारों आँखें हैं। और उन्हीं आँखों के माध्यम से वो जो नीचे तालाब है उसमें अपने निज मतलब अपना महाकार मतलब विशाल आकार, अपने विशाल आकार को वो देख रहा है, अपने विशाल आकार को देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, नीचे पानी में वो अपने विशाल आकार को निहार रहा है, देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो कवि ने कहा कि पहाड़ के ठीक नीचे, पहाड़ के चरणों में यानी नीचे पला ताल, एक बहुत सुंदर सा तालाब है। और कैसा है तालाब? उसका जल कितना स्वच्छ है कि जैसे वो दर्पण हो, दर्पण सा फैला है विशाल, शीशे के समान, दर्पण के समान वो एकदम स्वच्छ विशाल रूप में ठीक पहाड़ के ठीक नीचे की ओर है, जिसमें उसकी परछाई पड़ रही है, पर्वत की परछाई पड़ रही है पहाड़ की। तो कवि को कैसा लग रहा है कि अपने विशाल आकार को उस शीशे के समान, जो दर्पण के समान सरोवर का जल है, उसमें पहाड़ अपने महान विशाल आकार को देख रहा है। निज महाकार, अपने महाकार, अपने बड़े आकार को वो देख रहा है। तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए सुमित्रा नंदन पंत ने यहाँ पर वर्णन किया है कि पर्वत जो है वो करधनी के आकार के हैं और अपने विशाल स्वरूप को अपने ठीक नीचे पले हुए विशाल दर्पण के समान स्वच्छ तालाब में अपना स्वरूप निहार रहा है। तो यहाँ पर पर्वत प्रदेश की वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि ने जो क्षण क्षण प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है उसका वर्णन करके यहाँ दिखाया है, सजीव वर्णन दिखाया है, बिल्कुल मानवीकरण किया है। देखिए मैं मानवीकरण आपको समझा दूं कि अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, सुमन फूल, दृग आँखें यानी फूल रूपी आँखें। तो यहाँ पर आँखें कहा गया और आँखें मनुष्य की होती हैं, तो यानी उसका मानवीकरण किया गया है कि वो अपनी आँखों से अपना स्वरूप निहार रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण हो गया। फिर जिसके चरणों में, पैर भी मनुष्य के होते हैं, तो पैरों के नीचे यानी मनुष्य के लिए कहा जा रहा हो जैसे, तो पहाड़ का मानवीकरण करके मनुष्य मान लिया है कवि ने, और मनुष्य मान करके ये कहा है कि उसके पैरों के नीचे। तो ये सारा जो वर्णन है, इसीलिए इसको सजीव वर्णन कहना चाहिए, मनुष्यों की तरह मानना चाहिए कि मानवीकरण करके, मानवीकरण अलंकार का समायोजन करके कवि ने उसका स्वरूप वर्णन किया है। फिर देखिए कितने सुंदर से पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश, तो पवर्ण की आवृत्ति से कैसा सुंदर सा अनुप्रास की छटा देखने को मिल रही है। फिर पल पल बार बार में पुनरुक्त प्रकाश, जहाँ एक शब्द दो बार आता है भाव की अभिव्यक्ति को
और तीव्र बनाने के लिए, प्रबल बनाने के लिए वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाता है। और दृग सुमन में रूपक अलंकार, दर्पण सा फैला है विशाल, उपमा अलंकार। दर्पण सा फैला, सा कह के समानता की जा रही है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। फिर रचना जो है वो बिल्कुल तुकांत वाली है, तुकांत युक्त। प्रकृति और पर्वत का मानवीकरण कर दिया गया है, मानवीकरण अलंकार है जो मैंने अभी आपको समझा दिया। वेश का बदलना, आंखों का फाड़ कर निहारना, चरणों के नीचे तालाब का होना, ये सब मानवीकरण के सदृश है। तो ये सारे वर्णन यहाँ पर किए गए हैं। अब मैं आपको अगला वाला पढ़ाऊंगी। तो अगले वाले के लिए आप तैयार हो जाइए। गिरि का गौरव गाकर झरझर। अब अगला रूप क्या वर्षा का दिखाया गया है कि जब पहाड़ों पर वर्षा हो रही है और उस वर्षा से वातावरण में जो है चारों ओर वर्षा ऋतु की आवाजें आ रही हैं, तो झरने कैसे होते हैं? गिरि का गौरव गाकर झरझर। झरझर यानी गिरते हुए। नस नस मद में नस नस उत्तेजित कर। अब निर्झर की बात कर रहे हैं, झरनों की। तो जो वर्षा ऋतु में झरने पानी से भरे हुए, सराबोर हुए, झरझर करके गिर रहे हैं, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वो जब झरझर करके आवाज करके गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पर्वतों की गौरव गाथा गा रहे हैं, गौरव का यशगान कर रहे हैं। उनकी झरझर की आवाज में पर्वतों की गौरव गाथा का गान हो जिसके अंदर, और वो झरझर की आवाज ऐसी है कि नस नस को उत्तेजित कर। झरनों की झरझर की आवाज शरीर को रोमांचित कर देती है, मतवाला कर देती है, नस नस को बिल्कुल उत्तेजित कर देती है। और मोती की लड़ियों से सुंदर। और जब झरनों से पानी गिरता है उसकी बूंदें छिटक छिटक कर पारदर्शी सतरंगी बूंदें दूर दूर तक पत्थरों से टकरा कर गिरती हैं, तो ऐसा लगता है कि मोती की लड़ियां टूट के बिखर गई हों। मोती की लड़ियों से सुंदर, जैसे मोती की लड़ियां टूट के बिखर गई हों चारों ओर, वैसे ही ये झरने की जो जल है उससे जो पानी की बूंदें छिटक रही हैं वो ऐसी ही लगती हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर। और झाग भरे निर्झर, निर्झर मतलब झरना। ये झरने जो निरंतर झाग की तरह सफ़ेद दूध जैसे दूधिया झरने जो झर रहे हैं पहाड़ों के बीच से, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे गिर के गौरव की गान कर रहे हों, गिर के गौरव की गाथा गा रहे हों। गिर मतलब पर्वत, पर्वत के गौरव गाथा गा रहे हों। तो इन्होंने यहाँ पर निर्झर यानी झरनों का वर्णन करते हुए बताया है कि मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती के समान सुंदर सुंदर बिखरी हुई मोती की लड़ियों के समान जो ये निर्झर झरनों के झाग भरे जो जल हैं वो जब बिखर रहे हैं चट्टानों से टकरा टकरा कर, तो लग रहा है जैसे कि वो मोती की लड़ियां जो हैं वो टूट पड़ी हों। फिर कह रहे गिर के उर से उठ उठ कर। अब पहाड़ों पर जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, गिर के उर मतलब हृदय, गिरिवर के उर से उठ उठ कर। अब पहाड़ के हृदय में से जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष पहाड़ों पर निकले हैं
वो कैसे लगते हैं, जैसे वो पेड़ नहीं है बल्कि क्या है, वो उस पर्वत श्रृंखलाओं की महत्वाकांक्षाएं हैं, उच्च आकांक्षाएं हैं। तरवर जो हैं वो उसकी ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं झांक रहे नीरों नभ पर, और वो इतनी ऊंचाई पर हैं कि दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे वो आकाश को छू रहे, चूम रहे हैं, आकाश को छू रहे हैं। उच्च आकांक्षाओं से तरवर, ऊंची ऊंची आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो हैं आकाश मंडल को छू रहे हैं झांक रहे नीरों नभ पर, और नीरों मतलब शांत, और शांत आकाश को जैसे निहार रहे हो, देख रहे हो, क्योंकि दूर से देखने पर पेड़ जो है बिल्कुल आसमान को छूता सा दिखाई देता है। तो उसे देखकर कवि को लगा होगा कि वृक्ष जो हैं वो पर्वत की ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं जो आकाश चूम रही हैं, और शांत आकाश को बिल्कुल स्थिर अटल मगर थोड़ा सा चिंता मग्न होकर के जैसे निहार रहे हैं। अनिमेष अटल पर कुछ चिंता पर, अनिमेष बिना पलक गिराए, अटल स्थिर, लेकिन बड़े स्थिर बिना अपलक जैसे उसे निहार रहे हैं, लेकिन उन्हें देख के लगता है जैसे वे कुछ चिंता में हो, थोड़ी सी चिंता में हो। तो यहाँ पर भी कवि ने पर्वतीय प्रदेश के पहाड़ों के जो गिरते हुए झरने हैं, उन झरनों के वृक्षों का जो सौंदर्य वर्णन है किया है, कवि ने उसका वर्णन किया गया है। और भाषा जो है वो तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। गिर का गौरव, झरते हैं झाग, वर्णों की आवृत्ति आपको समझ में खुद आ रही होगी। उर से उठ उठ कर, तो गिर का गौरव में ग वर्ण की आवृत्ति, झरते हैं झाग में छ वर्ण की आवृत्ति, उर से उठ उठ कर उ वर्ण की आवृत्ति, नीरो नभ न वर्ण की आवृत्ति, अनिमेष अटल अवर्ण की आवृत्ति, यानी अनुप्रास अलंकार की भरमार है। और झर झर, नस नस, उठ उठ, इस सब में क्या है, पुनरुक्त प्रकाश है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। फिर मोती की लड़ियों से सुंदर, इसमें देखिए मोती की लड़ियों से सुंदर, से लगाकर समानता की जा रही है, मोती की लड़ियों के समान बड़े सुंदर। तो पानी की जो बूंदें हैं लगती हैं, तो ये जो है उपमा अलंकार हो गया। फिर कहा उच्च आकांक्षाओं से तरवर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, अब से लगाकर यहाँ ऊंची ऊंची इच्छाओं को तरवर से समानता की गई है, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। भाषा सब में एक समान होती है, जितने भी पद होते हैं वही तुकांत शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्दावली। झरने और वृक्षों का मानवीकरण कर दिया गया है, तो वो मैंने मानवीकरण किसको कहते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, तो आपको वो भी समझ में आ गया होगा। मैं इसके तीसरे पद पर चलती हूँ। अब देखिए दृश्य क्या है। अब दृश्य है कि वर्षा इतनी ज़्यादा हो रही है कि वर्षा से वातावरण पूरा जो है वो जैसे कुहासे से बिल्कुल भर गया हो, पूरी तरीके से भर गया हो, उसी का और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहाड़ पर्वत झरने कुछ नहीं दिखाई दे रहे। तो उस दृश्य को दिमाग में रखकर, उस दृश्य की कल्पना दिमाग में करके आप अगर कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे तो निश्चित ही है कि वो आपको समझ में आएगी। तो कहा यहाँ पर कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदियान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब उसी
चित्र को, उस चित्रात्मक शैली को आप मन और मस्तिष्क में अपने रख करके अगर अर्थ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर मतलब पर्वत, यानी पर्वत कहीं उड़ गया। अब उड़ा कैसे? फड़का अपार पारद के पर, पारद के पर लगाकर, यानी बादलों के पंख लगाकर, पारे के समान सफेद सफेद बादलों के पंख लगाकर, जैसे पहाड़ कहीं उड़ गया हो। कल्पना है, ये सारी चित्रात्मक शैली में कल्पना की गई है कि ऐसा लगता है कवि को कि बादलों के पंख लगाकर ये पहाड़ कहीं उड़ तो नहीं गया। वर्षा इतनी ज़्यादा हो रही है कि वातावरण पूरा धुएं धुएं से भर गया है और पहाड़ कहीं नहीं दिख रहा है। पहाड़ कवि को कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ कुहासे से पूरा वातावरण ढका हुआ है। तो वो कहते रव शेष रह गए हैं निर्झर, झरने भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन झरनों के पानी की जो कलकल है, झरझर करते गिरती हुई जो आवाज़ है, वो आवाज़ सुनाई पड़ रही है। पूरा वातावरण कुहासे से भरा है। पहाड़ों को न दिखने के कारण कवि ने कल्पना की कि कहीं वो बादलों के पंख लगाकर कहीं ऊपर उड़ तो नहीं गए। फिर उन्होंने कहा कि झरने भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, रव शेष रह गए, उसकी आवाजें, रव शेष रह गए, उनकी आवाजें सिर्फ शेष बची हैं। झरने नहीं दिखाई दे रहे, पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे। पूरा वातावरण किस चीज से ढका है? कुहासे से, धुएं से। है टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लगता है कवि को वातावरण पूरा जो है वो कुहासे से बिल्कुल भरा हुआ है। कुहासे से भरे होने के साथ साथ वातावरण में धुआं धुआं हो गया है। तो कवि को लगता क्या है? टूट पड़ा भू पर अंबर, अंबर मतलब आकाश और भू मतलब धरती। ऐसा कवि को लगता है कि वातावरण में ना तो पहाड़ दिखाई दे रहा है, न झरने दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ झरनों की आवाज़ें आ रही हैं। और शाल जो है टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लग रहा है जो आकाश है, जब दूर से वो देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो धरती के ऊपर आकर बिल्कुल टूट पड़ा है, गिर पड़ा है, एकदम नज़दीक आ गया है। फिर आगे क्या कहते हैं वो देखिए, धस गए धरा में सभय शाल, और धुएं का वातावरण ऐसा फैल गया है चारों ओर कि जो पहाड़ों पर बड़े बड़े शाल के वृक्ष हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब कवि की कल्पना देखिए कि भयावह वातावरण जो वर्षा का बन गया है पहाड़ी क्षेत्रों पर, जो इतना विशाल भयानक रूप धारण करके वर्षा हो रही है पहाड़ों पर, उसको देखकर ये शाल के जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं ये डर गए हैं। सभय, भय सहित, सभय शाल, शाल के वृक्ष जो हैं वो भय से डरावने होकर के कहाँ चले गए हैं? धरती में धंस गए हैं। जैसे लग रहा वो कहीं दिख नहीं रहते, तो कवि ने कल्पना की कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर के धरती में धंस गए। ये कवि की कल्पना है, ये कवि की सोच है। धस गए धरा में सभय शाल, तो धरती में, धरा मतलब धरती, धरती में जो वृक्ष है, शाल का जो वृक्ष है, जैसे डर कर समा गया हो। उड़ रहा धुआं जल गया ताल, अब वातावरण में चारों ओर धुआं उठ रहा है। और कवि ने अपने पहले पद्यांश में कहा था जिनके चरणों में पला ताल, जिनके चरणों में पला ताल कहा था, तो उन्होंने बताया है, क्या कहा है कि जो धुआं दिखाई दे रहा था, वातावरण का जो कुहासा है जिसको धुआं की कल्पना की गई है, उस धुएं को देख करके कवि को लगता है कि जो पहाड़ के ठीक नीचे पला ताल जो तालाब था, उस तालाब में आग लग गई है, जल रहा है वो, और उसके जलने के कारण वही धुआं उठ करके पूरे वातावरण को घेर लिया है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, जो चारों ओर वातावरण धुएं से भरा हुआ दिखाई दे रहा, कवि ने उसको कल्पना की है कि वो जलते हुए तालाब का धुआं है, धुआं उठ रहा है।
तो इतना चित्रात्मक शैली में कवि ने, इतनी सुंदर चित्रात्मक शैली में पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन किया है। और साथ ही साथ देखिए एक चीज और कही है कि कवि ने इतना सब देखने के बाद माना कि प्रकृति में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, पहाड़ उड़ जा रहा है बादलों के पंख लगाकर, आकाश धरती पे टूट पड़ रहा है, झरने दिखाई नहीं पड़ रहे, सिर्फ उनकी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, शाल के वृक्ष डर कर जैसे धरती में धंस गए हों, तालाब में आग लग गई हो, उसका धुआं निकल के पूरे वातावरण को घेर लिया हो। तो कवि ने इन सारे रूपों को जब देखा तो उसे क्या लगता है, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो कवि को क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्र भगवान बादलों की सवारी करके इंद्रजाल जादुई खेल दिखा रहे हैं। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र भगवान बादलों की सवारी, जलद यान, यान मतलब सवारी, जलद मतलब बादल, बादलों की सवारी कर लिए हैं और वातावरण में चारों ओर घूम घूम कर जो यह वर्षा हो रही है, ये वर्षा नहीं है बल्कि उनका एक जादुई खेल है। कवि ने ऐसी कल्पना की है कि ये वर्षा है ही नहीं, ये इंद्र भगवान का एक जादुई खेल है, वो दिखाया गया है। तो कवि ने यहाँ पर इंद्र के वर्षा को इंद्र का जादुई खेल माना है। यानी पर्वतीय प्रदेश में जो वर्षा हो रही है उसका जो बहुत सुंदर सा सजीव वर्णन कवि ने किया है टूट पड़ा भू पर अंबर। देखिए मानवीकरण करने के लिए अगर आकाश धरती पर टूट पड़ रहा है तो वो आकाश नहीं, वो मनुष्य हो गया, क्योंकि ये सारी क्रियाकलाप, ये सारी प्रक्रियाएं मनुष्य करता है। और इसीलिए कवि ने यहाँ पर पंक्तियों में मानवीकरण कर दिया है, मानवीकरण करके बताया है कि यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो बादलों की सवारी पर बैठ करके, सवारी कर करके, विचर विचर चारों ओर घूम घूम करके इंद्र भगवान जैसे कोई अपना जादुई खेल दिखा रहे हैं। तो वर्षा का एक सजीव चित्र कवि सुमित्रानंदन पंत ने यहाँ पर दिखाया है। भाषा बहुत सुंदर है, भाषा की सजीवता ही कविता में जान डाल देती है। भाषा के जो तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्द हैं वो कविता की श्रेष्ठता को बढ़ा देते हैं, कविता में एक नई जान डाल देते हैं। और कितना सुंदर दृश्य बिंब दिखाया गया है, साकार होता है वर्षा ऋतु का, कि पहाड़ पर तालाब में आग लगी है, उससे धुआं उठ रहा है, वातावरण को घेर लिया है, बादलों के पंख लगाकर जैसे पहाड़ कहीं उड़ गया है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, झरने नहीं दिखाई दे रहे, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो तमाम तरह के दृश्य विधानों का स्वरूप यहाँ बनाया गया है, दृश्यों की रचना की गई है, चित्रात्मक शैली है। और विचर विचर में तो पुनरुक्त प्रकाश है, मैंने एक जगह दो जगह कई जगह आपको बताया है ये चीज। पारद के पर जलदयान में दोनों में रूपक अलंकार है, बादल रूपी पंख और बादल रूपी सवारी, तो रूपक अलंकार है। पर्वत और शाल के जो पेड़ हैं, जो ये लिखा है कि उड़ धस गए धरा में सभय शाल, तो पर्वत और शाल के जो वृक्ष हैं उनका भी जो बड़ा सुंदर सा मानवीकरण किया गया है कि वो डर गए हैं। तो डरना जो अनुभव है, जो भाव है, वो मनुष्यों का होता है, पेड़ों पर्वतों और पहाड़ों का नहीं। लेकिन यहाँ कवि ने कल्पना कर दी है मानवीकरण करके, तो उनमें ये भाव भी डालने का प्रयास किया है। तो मानवीकरण अलंकार की भी समायोजना की गई है। तो इस तरह से देखिए तीनों पद मैंने पर्वत प्रदेश के पावस का आपको पढ़ा दिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने इसका काव्य सौंदर्य भी साथ ही साथ आपको बता दिया, उसकी भाषा भी समझाई।
तो तीनों अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और इनकी पंक्तियों को देकर, कुछ एक पंक्तियों को देकर, जो मानवीकरण वाली पंक्तियां हैं, इन्हें उठाकर आपको एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो अगर आपको कविता की पंक्तियों का भाव बिल्कुल स्पष्ट होगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं भावों में उत्तर छिपा होता है। जैसे है टूट पड़ा भू पर अंबर, अब इसके अर्थ में ही इसका भाव बताते हुए आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आपको यही दे दिया जाए कि है टूट पड़ा भू पर अंबर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो आप पूरा मानवीकरण, कविता का अर्थ सब जोड़ के आप उसके भावों को स्पष्ट करके ये बताएंगे कि पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा होती है, बादल घिरते हैं, अचानक मूसलाधार वर्षा होती है जिससे धुएं का वातावरण भर जाता है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो कवि को लगने लगता है कि जैसे आकाश जो है वो धरती के ऊपर टूट पड़ा है, आक्रमण कर दिया है। तो इस तरीके से झरने, पेड़ सब अदृश्य हो गए हैं। तो आप इसी बात को बढ़ा चढ़ा के अगर जब लिखेंगे तो ये एकदम उचित उत्तर माना जाएगा। और इसी तरीके से यो जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, तो इसको भी आप भावों के अनुसार, जैसे मैंने अभी समझाया है, बिल्कुल समझाएंगे कि बादलों की सवारी करके जैसे इंद्र भगवान ने वातावरण को पूरे घेर लिया है, विचर रहे, विचरण कर रहे हैं और अपना कोई जादुई खेल दिखा रहे हैं। तो जादुई खेल क्यों कहा है? क्योंकि वातावरण पूरा वर्षा का वातावरण लग ही नहीं रहा, वो लग रहा वर्षा से अतिरिक्त भी कुछ है। धुआं भर गया है, पंख लगा कर बादल उड़, पहाड़ उड़ गए हैं। तो ये सब जो चित्रात्मक शैली है उसी से इंद्रजाल कहा गया, उसी के कारण इंद्र खेलता इंद्रजाल कहा गया है, क्योंकि वो जादू सा लगता है, वास्तविकता से बिल्कुल परे हटकर वो कवि को बिल्कुल जादू लगता है। तो उस जादू का अनुभव भी कवि ने किया है। तो मैंने आपको तीनों पद्यांश का अर्थ आपको समझाया और चित्रात्मक शैली तो मैंने आपको समझाई दी बहुत सारी कि, और इसमें जो कविता के सौंदर्य जैसे प्रश्न जो होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि अनेक शब्दों की आवृत्ति करके कवि क्या कहना चाहता है। तो आप सबसे पहले तो कविता के अंश के शब्दों की आवृत्ति करके बताएंगे। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ये सब लिखेंगे। गिर के गौरव से उठ उठ कर, मद में नस नस उत्तेजित कर, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। फिर इन्हीं पंक्तियों को आप भाव के रूप में जब समझा देंगे तो आपका प्रश्न पूरा पूर्ण हो जाएगा। संगीतात्मकता की बात की जाए तो जो झरने की आवाज़ की बात है, जो तालाब से जो अपना महाकार देख रहा है, जो तालाब की स्वाभाविक स्थिति है, जो मोतियों की लड़ियां टूट के बिखर रही हैं, इन सब का वर्णन करके आप संगीतात्मकता का भी वर्णन कर सकते हैं। तो भाषा को भी आप दिखा सकते हैं, तुकांत भाषा के साथ इसका प्रयोग किया गया है। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी। साथ ही साथ आपको एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछा जाता है कि वर्षा ऋतु में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का वर्णन करते हुए बताइए कि कविता में ये वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो आप सबसे पहले वर्षा ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसके ठीक बाद आप सुमित्रा नंदन द्वारा रचित ये जो कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, पहाड़ी क्षेत्रों की वर्षा का वर्णन इसमें जरूर करिए। मैदानी क्षेत्रों की वर्षा से पहाड़ी क्षेत्रों की वर्षा में थोड़ा फर्क होता है, तो दोनों की तुलनात्मक करते हुए आप इस पहाड़ी क्षेत्र की वर्षा का सौंदर्य वर्णन इसमें जोड़ दीजिए, आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर कविता का पूरा अंश पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए पाठ के साथ एक नए वीडियो में।